नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। रुक करते हैं खबरों का। किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की बातचीत हुई। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक एक निश्चित समय के लिए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन भी किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों हों। वहीं सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों नेताओं ने 22 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में जवाब देने को कहा है। गुरुवार को किसान संगठन बैठक करेंगे। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हमारी कोशिश थी कि कोई फैसला हो जाए। किसान यूनियन का कानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1 या 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढें। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि हम 500 किसान संगठन हैं, हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे। मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में दे के 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करना है। कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। तो एक बार फिर से जो बैठक है वो बेनतीजा रही है और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले बीते रोज की बैठक की बातचीत करें, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से कल की जो बैठक थी वो कहीं ना कहीं वो भी बेनतीजा रही, क्योंकि आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि किसानों और सरकार के बीच में तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार बार बार कह रही है तीनों ही कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है सरकार की तरफ से, वो तीनों ही कृषि कानून को वापस लेने के शुरू से ही पक्ष में नहीं थे। और अब जितनी भी बैठकें हुई हैं, लगभग 10 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, और 10वें दौर की बैठक के अंदर ये जरूर स्पष्ट किया गया, बार बार किसानों के संगठनों के नेताओं से कहा गया है कि हम तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो जरूर आ रही थी, मगर इस तरीके से लगातार जो कोशिश की जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं सरकार यही चाहती थी कि तीनों ही कृषि कानून को वापस ना लिया जाए। जी, साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें कि कृषि मंत्री ने इस पर रोक लगाने की बात कही है, 1 से 1.5 साल तक का उन्होंने समय भी कहने की बात कही है। इस पर किसान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें कल की बैठक की, तो कल की बैठक के अंदर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव जरूर रखा गया किसानों के लिए, और किसान संगठनों के नेताओं ने उसके लिए समय जरूर मांगा। मगर 22 जनवरी की जो समय मांगा है वो देखना होगा क्या फैसला लेते हैं। मगर सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है जब तक किसान चाहेंगे
तब तक वो किसान जो तीनों ही कृषि कानूनों में उस पर रोक लगा देंगे, और यानी कि एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के अंदर किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे, और कह सकते हैं कि जो सरकार के जो नुमाइंदे होंगे वो भी शामिल होंगे, और इस कमेटी के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि सरकार और किसान क्या चाहते हैं और किस तरीके का फैसला करेंगे। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से कहा गया कि हम कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं, ना ही कृषि कानून को लागू कराना चाहते हैं, मगर किसी के लिए ये कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर वो दिक्कत शायद अब खत्म होती नजर आएंगी, क्योंकि 20 तक का रास्ता जब तक नहीं निकलेगा तो तब तक तीनों ही कृषि कानूनों पर रोक लगी रहेगी और उनको लागू नहीं किया जाएगा लगभग, चाहे इसके लिए 1.5 साल लग जाए या 2 साल लग जाए। मगर सरकार इसके लिए तैयार जरूर रही है, मगर सरकार अगर ये फैसला पहले लेती, शायद जो किसानों को इतना लंबा समय चलाया वो नहीं चल पाता। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बात और हम थोड़ी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी बहुत सारे किसानों के साथ में बातचीत हुई, जो तमाम किसान नेता वहां पर बैठक में पहुंचे, क्या किसी भी किसान नेता ने उम्मीद जताई, क्या उन्हें विश्वास है कि जो समय दिया गया है सरकार के द्वारा, जो बातें कही जा रही हैं कि 1 से 1.5 साल तक के लिए अगर हम इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देते हैं तो इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा, एक बातचीत होगी, लंबी बातचीत होगी तो यकीनन कोई समाधान भी निकलेगा, तो क्या किसी नेता ने इस पर सहमति जताई है? अभी तक कोई जानकारी इसके बारे में हो? जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम सरकार के लिए तैयार हैं और सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, मगर जिस तरीके से बातचीत का दौर जो है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि हम तीनों कृषि कानून को वापस ले लेंगे, किसान चाहते हैं कि तीनों ही कृषि कानून को वापस लिया जाए, मगर बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा था। जिस तरीके से आप बात करें तो सरकार की तरफ से बेशक प्रस्ताव जरूर रखा गया है कि हम जब तक किसान नहीं चाहेंगे जब तक के लिए हम उसके तीनों ही कृषि कानून पर रोक लगा देते हैं, मगर तीनों ही कृषि कानून जब तक रुके रहेंगे जब तक सरकार किसान जो संगठनों के नेता हैं वो नहीं चाहेंगे। मगर जिस तरीके से कमेटी बनाने की बात की गई है, कमेटी के अंदर किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे, जो बार बार कमेटी के नाम पर कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था उसको लिए भी मना कर रहे थे, वो खुद उस कमेटी के अंदर होंगे, और कमेटी के अंदर कितने मेंबर होंगे ये 22 तारीख को ही निर्णय होगा। मगर 22 तारीख को ये देखना होगा कि सरकार की जो द्वारा प्रस्ताव दिया गया किसानों को, क्या वो उस पर सहमत होते हैं या नहीं होते। मगर किसानों की तरफ से ये जरूर लग रहा है कि किसान जो है वो कृषि कानून को वापस कराना चाहेंगे, मगर जिस तरीके से अब सरकार ने प्रस्ताव रखा है तो कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीच का जो रास्ता है वो निकल सकता है, लेकिन अभी तक कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि 10 दौर की जो वार्ता हो चुकी है और करीब 55 घंटे की चर्चा किसान नेताओं के द्वारा सरकार के साथ में की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि आज भी जिस तरीके की स्थिति है, आज भी इस मामले को लेकर जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है, इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए 500 से ज्यादा किसान संगठन के जो नेता हैं आज बैठक करने वाले हैं, और उस बैठक के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। उसके बाद ही ये सोचा जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला लेना है, क्या सरकार को इसका जवाब देना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही कानूनों, तीनों कानूनों पर फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार के द्वारा रखा गया प्रस्ताव किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा और इस पर क्या बातें कही जाएंगी, आज की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। और ज्यादा जानकारी लगातार राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। राजीव, आज इसको लेकर बैठक भी होनी है किसानों की, किसान संगठन 500 से ज्यादा संगठन है जो बैठक करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर जो बैठक होनी है किसानों की। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार किसान चाहते थे कि कृषि कानून को वापस करवाया जाए, मगर जब सरकार ने प्रस्ताव दिया है शायद इस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं सहमति जरूर बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि हम तीनों ही कृषि कानूनों पर रोक लगा देंगे जब तक किसान चाहेंगे, यानी कि साल लगे, इसमें 2 साल लगे। जो कमेटी बनाने की बात है उसके अंदर भी किसानों के संगठनों को शामिल करने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से जरूर समय मांगा गया और कहा ये भी गया है कि हमें समय चाहिए और हम 22 तारीख को इसका फैसला सुनाएंगे। मगर देखना होगा, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की जो डिमांड थी वो लगता है कि आप बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, और इसी को लेकर किसान संगठनों के बीच में एक आज बैठक होगी और बैठक के अंदर निर्णय किया जाएगा कि 22 जनवरी यानी कल के दिन किस तरीके का सरकार के सामने जवाब देना है, या फिर वो जो कमेटी बनाने की बात है जो उससे सहमत है, या फिर जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि तीनों ही कृषि कानून पर हम साल 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए रोक लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं इससे शायद आज कोई ना कोई फैसला जरूर निकल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से किसान संगठनों के अगर फैसला कर लिया, अगर सरकार की सहमति से वो तालमेल खाते हैं, तो कहीं ना कहीं कल की जो बैठक होगी वो यही नतीजा निकालने के लिए आएगी कि जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो कृषि कानून जो है, तीनों ही कृषि कानून वो रुके रहेंगे। जी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, उन्होंने बताया कि बीते रोज किस तरह की बैठक रही, बैठक में क्या कुछ माहौल रहा, साथ में यह भी बताया कि क्या कुछ प्रस्ताव सरकार के द्वारा किसानों के सामने रखा गया है। हालांकि इसका फैसला आज शाम तक किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के दौसा सांसद ने एक बार फिर से खेत से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया है। सांसद ने एक बयान के दौरान कहा कि दिल्ली के बाहर बैठे लोग आतंकवादी हैं और AK-47 लेकर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने कहा कि ये लोग खालिस्तान का झंडा लगाए हुए हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा तेज हो चुका है, जिसके चलते गुस्साई जिला कांग्रेस कमेटी ने दौसा के गांधी तिराहे पर सांसद जसकौर मीणा का पुतला दहन किया। मामला दौसा जिले का है, जहां पर आज सांसद जसकौर मीणा और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा के ने सिंगवाड़ा ग्राम पंचायत में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने यह विवादित बयान दिया। वहीं दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को आतंकवादी बताना कि ये छोटी सोच और किसान विरोधी सोच को उजागर करता है। उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि भारत की 75% आबादी किसान है और भारत में 75% लोग खेती पर निर्भर होते हैं और कृषि पर ही अपना जीवन उनका आधारित है। अगर सांसद जसकौर मीणा बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को आतंकवादी समझते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे लिए नहीं है। देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो किसान हैं, सीमाओं की रक्षा करने वाला भी किसान है, उन अन्न पैदा करने वाला भी किसान है। मोदी जी को लेके कमेंट्स करने वाले अभी सोच नहीं पा रहे कि मोदी युग पुरुष है। मोदी वाकई में इस देश को पुनः जगत गुरु बनाने की ओर ले जा रहा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं, जिन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मोदी ग्राम विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मैं सांसद महोदय का जो ये वक्तव्य है उसकी घोर निंदा करता हूँ। भारत की जनता 70 से 75% कृषि आधारित है। यहाँ 70-80% लोग बाग खेती करते हैं। यदि बीजेपी वाले या सांसद महोदय या मोदी जी यदि उनको आतंकवादी समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। सच्चे राष्ट्रभक्त यदि इस देश के हैं तो किसान हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं तो किसान करते हैं, अन्न पैदा करते हैं तो किसान करते हैं। यदि देश जीवित है तो किसान का ऊपर है। और ये सांसद और मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं ना, ये भी किसानों के पीछे बने बैठे हैं। इसलिए ऐसा वक्तव्य सांसद महोदय को नहीं देना चाहिए कि किसान आतंकवादी हैं और किसान नक्सली हैं। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। इससे हमारे लोगों में बहुत तो ये बातें कहनी है दौसा के विधायक की कि मैं निंदा करता हूं, साथ में इससे लोगों में नाराजगी भड़केगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कई सांसद और विधायक इस तरह की बातें कह चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी सांसद ने ये विवादित बयान दिया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ भवानी सिंह हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, सबसे पहले वो बयान हम समझने की कोशिश करेंगे जो बीजेपी की सांसद ने दिया है। क्या कुछ वो बयान है, किस तरह की बातें उन्होंने कही? बीजेपी जो अपने सांसद है जसकौर मीणा, उन्होंने बिल्कुल विवादित बयान दिया किसानों को, और उन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया कि जो दिल्ली में धरने पे बैठे हैं किसान को आतंकवादी है, उनके पास में AK-47 है, वो खालिस्तान का झंडा लेके बैठे हैं। तो इस तरह का बयान इनको नहीं देना चाहिए था। जो बयान दिया है उसकी भरपूर निंदा हो रही है और जगह जगह जसकौर मीणा के पुतले जलाए जा रहे हैं और कांग्रेस ने एक तरफ से मोर्चा खोल दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, लेकिन साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करें, क्या इसके बाद में कोई उनका और दूसरा कोई बयान आया हो, उन्होंने इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया हो, कोई सफाई दी हो? क्योंकि बहुत आलोचना हो रही है और वाकई में बहुत विवादित और गंभीर ये बयान है। जसबीर मीणा का कोई बयान उसके बाद आया है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल ही इसका जो इन्होंने है ना, जो भी बयान दिया उस पर इन्होंने कहा कि जो मैंने बयान दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, किसी भी तरह का बयान मैंने गलत नहीं दिया है।
लेकिन साथ में अगर हम देखें कि बीजेपी के क्या बाकी के जो नेता हैं इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, इस बयान को लेकर क्या कोई बयान उनकी तरफ से आया हो, बीजेपी की तरफ से खास तौर से? देखिए, अपने बीजेपी की तरफ से तो अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ से मोर्चा खोल दिया है कि जो भी ये बयान दिया है इन्होंने तो वो एकदम गलत है, और किसान हमारा अन्नदाता है, और इन्होंने किसान के प्रति जो इन्होंने गलत बयान दिया है उसके लिए चारों तरफ पूरे राजस्थान में जसकौर मीणा का पुतला फूका जा रहा है। बिल्कुल घोर निंदा की जा रही है जसकौर मीणा की। वो क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचती हैं जसकौर मीणा और किस तरीके से पूरा बयान देती हैं, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, जसकौर मीणा को दौसा में शिलान्यास के लिए बुलाते हैं, सड़क का शिलान्यास था, वहां जाते हैं और मीडिया से बिल्कुल वो बात करती है, और मीडिया के सामने ये जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस को तो उन्होंने एक हाथ ले लिया। फिर उसके बाद में जब किसानों की बात आई तो उन्होंने बताया कि जो किसान बैठे हैं वहां पे तो वो आतंकवादी हैं, उनके पास में AK-47 है और वो खालिस्तान के झंडा लेके बैठे हैं, जो दिल्ली में अभी बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी है। इस तरह का बयान वो शिलान्यास के कार्यक्रम में देती है, और वहां से शुरू हो जाती है उठक पटक पूरे राजस्थान में, और पूरे राजस्थान में जसकौर मीणा की निंदा की जा रही है। साथ में अगर हम बात करें दौसा के विधायक की, तो विधायक ने इसकी आलोचना की है, साथ में उन्होंने कहा कि इससे और ज्यादा नाराजगी भड़केगी। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से इसकी आलोचना की है बयान की? देखिए, जो कांग्रेस के विधायक है मुरली राठी, वो भी मीणा है, और उन्होंने बिल्कुल इस बयान को कि भाई बीजेपी तो हमेशा उनके प्रधानमंत्री की ही गुणगान करते हैं, और रही दूसरी बात के इस जगह अगर कांग्रेस खड़ी होती तो ये कांग्रेस के पीछे बढ़ जाते, और आज राजस्थान में कांग्रेस का शासन है और कहीं पे भी कांग्रेस अच्छा करती है तो वहां पे बीजेपी पीछे बढ़ जाती है कि कांग्रेस ने ये गलत किया है। लेकिन जो जिस तरह से इन्होंने टिप्पणी की है किसानों के प्रति, वो बिल्कुल ही निंदा नायक है, मतलब जो भी निंदा के लायक है। और रही दूसरी बात कि इन्होंने किसानों के लिए आतंकवादी बताया है, अन्नदाताओं के लिए, तो वो बिल्कुल ही गलत है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जो लोग हैं, आम लोग, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बयान को लेकर, खासतौर से किसानों की हम बात करें, क्योंकि दौसा किसान बहुत ज्यादा वहां पर रहते हैं और कृषि प्रधान वो क्षेत्र है। क्या कुछ वहां के लोगों ने कहा इस बयान के बाद में? देखिए, किसान जो राजस्थान का किसान है वो बिल्कुल ही किसानों के साथ में है, और जिस तरह से अन्नदाता के प्रति इस तरह का विवादित बयान आता है जी, तो ये गलत है, और बिल्कुल इसकी निंदा किसान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक कार्यक्रम के शिलान्यास का कार्यक्रम वहां पर होता है और वहां पर बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा पहुंचती हैं और यहां पर यह विवादित बयान दिया जाता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से संबल योजना के अंतर्गत 10,285 हितग्राहियों को 224 करोड़ से ज्यादा की राशि का सीधा बैंक खाते में वितरण किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी सरकार ने संबल योजना फिर से प्रारंभ की है और आज 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 224 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि जब किसी बहन के छोटे छोटे बच्चे हों और पति छोड़कर चले जाएं, उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में उनकी जिंदगी में प्रकाश लेकर संबल योजना आई है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने अनेकों योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब जिन लोगों के नाम इन योजनाओं से काट दिए गए थे उनका सत्यापन करके हम फिर से जोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कृषि कानून बिल के तीनों मुद्दों को काले कानून के रूप में बताते हुए एमएसपी रेट लागू करने की बात कही है। तो वहीं सीएम शिवराज का कहना है कि इस बार रिकॉर्डेड स्तर पर एमएसपी के रेट पर यहां पर यानी कि मध्य प्रदेश में खरीदारी की गई है। मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पिछले साल 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी और अध्यक्ष जी मेरे साथ है, ब्रजेंद्र जी है, कई जगह
किसान रोते ही रहे थे पिछली सरकार में, धान खरीदी नहीं, धान उठाई नहीं, बोरियों में धान उग गई थी। इस साल हमने 37,26,000 मीट्रिक टन धान खरीदी है। 7,000 करोड़ रुपए की अभी तक खरीदी हुई है। 5,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाए जा चुके हैं। और आपने देखा कहीं कोई असंतोष नहीं, पूरी तरह से वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत बिना किसी परेशानी के किसान से धान खरीदी का ये काम संपन्न हुआ है। ये एक उदाहरण है कि एमएसपी पर खरीद भी होती है, रिकॉर्ड तोड़ खरीद होती है। गेहूं की भी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ हुई। मंडी के अंदर एक बड़ी विषम स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ किसान आ रहा है अपनी फसल लेके एमएसपी में बेचने के लिए, उनकी फसलों को खरीदा नहीं जा रहा है, किसी न किसी कारणों से नुक्स निकाल के उन फसलों को रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो किसान नहीं हैं और वे फसल वहाँ लाके एमएसपी की दर पे बेच रहे हैं। निश्चित वो दलाल हैं, एजेंट हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि सरकार ये कहती है कि एमएसपी पे ही खरीद और बिक्री होगी, तो फिर एजेंट कम दर पे खरीद कर और महंगी दर पे एमएसपी पे बेचने के लिए फसल कहाँ से ला रहा है? और यदि उसकी फसल अच्छी है तो फिर जो किसान लेके आया था वो फसल ख़राब कैसे सिद्ध हो गई? क्योंकि देखने में यही चीज़ आ रही है कि जिसको वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है उसे एजेंट बाहर ख़रीद लेता है और एजेंट की खरीदी हुई चीज़ को ऊंचे दामों पर एमएसपी की दर पे सरकार खरीद लेती है। तो बहुत गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं और ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिनके द्वारा ये गंभीर आरोप, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संबल योजना के तहत 10,000 से ज्यादा लोगों के खाते में 224 करोड़ से ज्यादा की राशि का आवंटन किया, उसमें खाते में डाले। लेकिन साथ में एमएसपी को लेकर उन्होंने बात कही कि इस बार रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी मध्य प्रदेश में एमएसपी पर हुई है। तो वहीं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। शैलेंद्र, सबसे पहले जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार एमएसपी को लेकर बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस ने क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं, क्या आप कुछ ये पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं? जी बिल्कुल मोहित, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से संबल योजना अप्रैल 2018 में शुरू होती है और कांग्रेस कार्यकाल में इस योजना को बंद कर दिया जाता है और पुनः मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना का फिर से सुचारू करते हैं। और संबल योजना की हम बात करें तो संबल योजना ऐसे असंगठित मजदूर संघ के लिए 11 सूत्रीय कई विभागों को जोड़कर यह योजना बनाई गई थी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो मजदूर थे उनके लिए इस योजना का लाभ मिल रहा था, चाहे वह जन्म से लेकर मृत्यु की बात हो, इसमें प्रसव की बात हो तो प्रसव के पहले भी इस योजना में 4,000 मिलता था, प्रसव के बाद महिला को यहाँ 12,000 रुपए का यहाँ अनुदान दिया जाता था। वहीं अगर मजदूरों की हम बात करें तो उनकी साधारण मृत्यु पर 5,000 रुपए दिया जाता था और वहीं पर आकस्मिक मृत्यु पे अपंग होने पे 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए दिया जाता था। इस योजना पे देखा यह गया था कांग्रेस कार्यकाल में कि कई लोग इस योजना पे मिली भगत से पलीता लगाते नजर आ रहे थे। तो इसमें कांग्रेस कार्यकाल में कई ऐसी सीएम बीजेपी द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं को यहाँ बंद कर दिया गया था, लेकिन अब भाई बीजेपी की पुनः सरकार बनने के बाद इन योजनाओं को लागू कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल मोहित यहाँ पर ये उठता है कि संबल योजना और जिस तरह कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जाता है कि लगातार किसानों और जो हाथ टेला कामगार संघ है जो संबल योजना उन लोगों के लिए लगाई गई थी और आज मंडी में अगर वो जाते हैं तो मंडी में उनके लिए 5% का अतिरिक्त टैक्स दिया जाता है। और अगर दूसरी ओर देखें तो 200-300 रुपए केवल मजदूरी मिलती है, लेकिन जो खरीदी होती है, जो निचले ठेला संचालक है, सब्जी वाले लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए खरीदी पे 5% काफी एक बड़ा एक उनके ऊपर भार पड़ता है। तो इसी योजना और एमएसपी बिल किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और तीनों का कानून को काले कानून का दर्जा दिया जा रहा है। चूंकि किसानों पर अभी वर्तमान में 2024 करोड़ की संबल योजना के तहत भले यहाँ 10,000 से अधिक प्रदेश के हितग्राहियों को लाभ मिला हो, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर किसानों के लिए धान खरीदी की जो बात वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और लगातार किसी किसान
कानून बिल की हम बात करें तो बाहर सीमावर्ती राज्यों से जो किसान आ रहे हैं, जो कि कृषि कानून बिल में दर्ज भी है कि किसी भी स्टेट का किसान ये खरीदी बिक्री कर सकता है, लेकिन उन पे कार्रवाई भी समय समय पर कर दी जाएगी। और लास्ट अंतिम बात यहाँ मोहित ये आती है कि जिस तरह से किसानों पर दलाली सिस्टम और एजेंट सिस्टम, क्योंकि अगर एमएसपी पे कोई भी खरीदी करता है तो वो व्यापारी होगा और वही मंडी पे एमएसपी के रेट पे वह सामान बेचेगा, धान बेचेगा। तो सीधे तौर पे जो लाभ है वह देखने में यह आता है कि वो एजेंटों को, दलालों को बेहतर लाभ मिलता है, किसानों तक सही उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि संबल योजना को लेकर बहुत तीखे स्वर में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी लगातार चर्चा भी की जा रही है। आखिरकार क्या है ये संबल योजना, किन किन लोगों को इससे लाभ मिल रहा है? क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोगों को खाते में 224 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली गई है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। मोहित, संबल योजना 11 सूत्रीय विभागों को एकजुट करके असंगठित मजदूर समूह के लिए जन कल्याणकारी योजना थी। चाहे वो बिजली की बात करें तो मजदूरों को 200 रुपए में कनेक्शन मिल रहा था और 200 रुपए उनका बिजली का बिल कम करने की बात थी। प्रसव स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो यहाँ महिलाओं को प्रसव के पहले 4,000 रुपए मिलते थे, तो 12,000 रुपए प्रसव के बाद दिए जाते थे। तीसरी हम बात करें तो मृत्यु या कामगार संघ के लिए रोजगार की बात थी, तो रोजगार को सीधे तौर पर जोड़ा गया था और मनरेगा और तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूर उनको यहाँ लाभ मिलना था। चौथी बात यहाँ पर आती है कि जो मृत्यु के दौरान जब आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसमें उनको 4 लाख रुपए का लाभ मिलता था, परिवार को लाभ मिलता था जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे जी। समग्र आईडी के थ्रू उनको शिक्षा निःशुल्क मिलती थी, कक्षा 1 से लेके पीएचडी तक की शिक्षा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना द्वारा दिया था। तो इस तरीके के तमाम जो सूत्रीय विभाग को एकजुट करके असंगठित मजदूर संघ, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ये लाभ मिलता था। लेकिन साथ में शैलेंद्र, एक बात हम समझने की कोशिश करें। हमने कांग्रेस के प्रवक्ता का वो बयान सुना, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। खास तौर पे एक तरफ मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम एमएसपी पर रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि एजेंट्स जो हैं वो बाहर सस्ती रेट पर धान को खरीद रहे हैं और उसके बाद महंगे रेट पर सरकार को बेच रहे हैं। ये जो आरोप लगे हैं, ये क्या आरोप हैं और क्या इन पर सरकार के द्वारा कोई जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल मोहित, इसमें कांग्रेस द्वारा जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है और एजेंट और दलाली सिस्टम निश्चित ही मध्य प्रदेश में हावी है और संबल योजना में भी कई ऐसे ही पलीता लगता है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है। और इसके तहत जब देखने में ये आता है कि लोग अपना कोई भी काम करते हैं, जैसे कई मैंने बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा, चंबल क्षेत्र में देखा, यहाँ पर योजना में जो लाभ मिलता है वह लाभ सीधे तौर पर कई बार हितग्राही से उनका एटीएम या बैंक खाते नया खुलवा कर, अशोकनगर में तो ये हुआ कि साधारण मृत्यु पर 5,000 मिल रहे थे, लेकिन उसको आकस्मिक मृत्यु दिखा के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ही सारा संबल योजना के 4 लाख 5 लाख और कई ऐसे ग्रामीणों से उनका लाभ लिया जाता है। तो एक बड़ा सवाल यही उठता है कि इस योजना पे पलीता लग जाता है दलाल एजेंट सिस्टम, या जो जिम्मेदार लोग होते हैं जिनको इन योजना का लाभ देना होता है उन लोगों को सीधे तौर पर वह लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि उन हितग्राहियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, अशिक्षित होता है अधिकांश क्योंकि गरीबी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो तमाम तरह के मामले हैं लीपापोती करने की कोशिश की जाती है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र परासर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शैलेंद्र परासर जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर जो पूरा मामला है, किस तरीके से संबल योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जो 224 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है 10,000 से ज्यादा लोगों के खाते में डाली गई है। रुक करें अगली खबर का, लेकिन उसके साथ ही आपको बताएं कि हरियाणा में 1 फरवरी से मिडिल स्कूल खोले जाने का फैसला किया गया है। इस विषय पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 6वीं और 9वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है और 15 फरवरी से प्राइमरी स्कूलों को खोलने का भी फैसला किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 9वीं से 12वीं की क्लास लगाई जा रही है, वहीं उन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को आगे बढ़ाने और सिलेबस में भी कम
करने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी और परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। स्कूल खोलने के फैसले पर संवाददाता अभिषेक तक्षक ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत की है। क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा, आइए सुनते हैं। में 9वीं से 12वीं के स्कूल जारी है। मिडिल स्कूल कब से खुलेंगे, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, क्या फैसला लेंगे मिडिल स्कूलों के लिए, कब से खुलेंगे? देखिए, आज ये मैंने बातचीत की और जल्दी हम स्कूल खोलने के लिए अब 1 फरवरी से हमारा विचार है कि 1 फरवरी से हम जो हमारी 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 क्लासें हैं उनकी शुरुआत हम कर देंगे। जो बड़ी क्लासें हैं इससे 9th से 12th तक की, वो हमारी पहले से चल रही हैं, और जो छोटी क्लासें हैं उसके बारे में हम 15 फरवरी के बाद विचार करेंगे। क्या प्रारूप रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ इसमें बच्चे निर्धारित होंगे कि इतने ही बच्चे एक समय में क्लास में रहेंगे, किस तरह का रहेगा शेड्यूल? जो देखिए, जो नॉर्म हमने पहले निर्धारित की है वो वैसे के वैसे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी वैसी रहेगी, और सुरक्षा के जो अन्य जो भी हमने मापदंड निश्चित किए थे वो सारे के सारे उसी प्रकार से रहेंगे। ये ठीक है कि आज कोरोना के पेशेंट भी काफ़ी कम होते जा रहे हैं और ये काफ़ी कंट्रोल में है सारा कुछ मामला, और वैक्सीन भी आएगी, उससे सबका हौसला बढ़ेगा, समाज का भी हौसला उससे बढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से कोई समस्या अब आएगी नहीं और सारा ठीक से स्कूल चलेंगे। सर, 9वीं से 12वीं के जो स्कूल खोले थे उसमें संख्या जो है बच्चों की बहुत ही कम थी, तो अगर ऐसी स्थिति प्राइमरी स्कूल्स में भी रहती है तो कोई कुछ और फैसला लिया जाएगा, या जैसे कोविड के पिछली बार भी बच्चों में कोविड की ज़्यादा देखी गई थी, पेशेंट ज़्यादा आ गए थे, टीचर भी कोविड से ग्रस्त हो गए थे, तो ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, देखिए, अगर कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। मतलब उसमें कोई जिद भी है इस बात की कि हार्ड फास्ट उसी प्रकार से स्कूल लगा के रखेंगे। कहीं जरूरत होगी बंद करने की या इस प्रकार की कोई आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा रहेगी कि ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है, ठीक ही रहेगा। सर, स्कूली बच्चों को या स्टूडेंट्स को कोरोना वैक्सीन पहले चरण में लगाए जाने की बात की जा रही है कि मुफ्त में, मांग भी इस तरह की उठी कि मुफ्त में उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। देखिए, अभी तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं कि जो भी संभव होगा वो निश्चित तौर से करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई चली सर इस कोरोना काल में, तो आगे भविष्य में भी ऑनलाइन का इसी तरह जारी रहेगी? वहीं टैबलेट की आपके शिक्षा विभाग द्वारा बात की गई थी कि टैबलेट दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, तो कब तक ये है पॉसिबल सर? देखिए, ऑनलाइन तो भी जारी रहेगी इसी प्रकार से, और जहाँ तक टैबलेट देने की बात है तो वो हमने बहुत पहले निर्णय लिया था और उसमें भी हमने कोई कैटेगरी निश्चित नहीं की। हमारा यही था कि हम सभी बच्चों को देंगे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी, उसमें थोड़ा सा सुधार उन्होंने किया कि जो टेबलेट हमने फाइनल किया था वो 7 इंच की स्क्रीन थी उसकी, तो और वो 9th क्लास से था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने 8वीं क्लास से लेके और 12वीं तक सबको, और जो 8वीं से 10वीं तक है उनको 8 इंच की स्क्रीन वाला टेबलेट, और जो 11वीं और 12वीं के हैं उनको 10 इंच की स्क्रीन वाला टेबलेट देने का निर्णय लिया, और जल्दी ये टेबलेट हम उनको बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन जो हमने एक मुश्किल के दौर में शुरू की थी, तो मैं समझता हूँ कि वो अब हमारे लिए एक उपलब्धि बनेगी और आने वाले टाइम में भी हम उसका उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, 1 फरवरी से मिडिल खुलेंगे, जो 1ली से 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो कब खुलेंगे? क्योंकि बच्चे तो 1ली से 5वीं में भी पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई भी इस समय जो है काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं बच्चे पढ़ाई के तौर पर। उसका भी अब देखते हैं, ये सारा कुछ ठीक से चलता रहता है तो फिर 15 फरवरी के बाद विचार करेंगे उस पर बैठ के, और फिर डेट निश्चित करेंगे उसकी। और सर, जो एग्ज़ाम है उनको भी डिले किया जा सकता है? 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम होंगे जो मार्च में होते हैं, तो उसको भी कुछ आगे बढ़ाई जा सकती थी? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा देने के उसमें हैं, पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम हो। डेट अभी फाइनल नहीं, लेकिन अप्रैल के लास्ट में इसको निर्णय लेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से जो प्रदेश में मिडिल स्कूल खोलने की उन्होंने संभावना जताई है कि 1 फरवरी से स्कूल खोले जा सकते हैं, जिसमें मिडिल क्लासेस के ये स्कूल होंगे। और वहीं जो 1ली से जो 5वीं की है उसके लिए 15 फरवरी को इस पर विचार किया जा सकता है कि 15 फरवरी से ये स्कूल खोले जाए। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा में अब क्योंकि स्कूल खोलने की तैयारी है, मिडिल स्कूल खोलने की, और साथ में छोटे बच्चों के लिए भी, क्या कुछ इसको लेकर शिक्षा मंत्री से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा?
जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो मिडिल जो स्कूल है, 6वीं से 9वीं तक के जो स्कूल है उनको 1 फरवरी से खोलने पर हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग विचार कर रहा है जी। और इससे पहले 9वीं से जो 12वीं के स्कूल हैं उनमें पढ़ाई जारी है। तो अब सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना से बचाव के जितने भी उपाय करके 6वीं से जो 9वीं के जो स्कूल है उनको खोलने पर अब सरकार ने फैसला किया है और 1 फरवरी से ये जो स्कूल है इनको खोला जाएगा। और जो क्योंकि काफी एक लंबा अरसा हो गया कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही थी और उनका ये भी कहना है कि ऑनलाइन भी पढ़ाई जारी रहेगी और मैनुअली भी स्कूल में आके बच्चे अब पढ़ सकेंगे। इस तरह की सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। और वही जब अब सवाल किया गया जो छोटे बच्चे हैं कि 1ली से जो 5वीं तक की प्राइमरी जो स्कूल है उसका कब तक खोलने पर विचार सरकार कर रही है, तो उनका यही कहना था कि 15 फरवरी से उस पर विचार किया जा सकता है, खोले जा सकते हैं 1ली से जो 5वीं तक के स्कूल है। क्योंकि अब जो कोरोना के जो संक्रमण का जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हो गया और वहीं वैक्सीन भी अब आ गई है। तो और दूसरा कि एक लंबा अरसा हो गया था कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित रह रहे थे, तो मैनुअली पढ़ाई करने का हरियाणा सरकार विचार कर रही है। क्योंकि सब कुछ अब धीरे धीरे खुलता गया है, सब जो रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो ढर्रे पर चल रही है और पूरा अब कामकाज जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया। तो इसी को देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने भी ये फैसला लिया। जी लेकिन अभिषेक, साथ में एक बात हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले जब फैसला लिया गया था उस दौरान काफी सारे बच्चों में कोरोना संक्रमण हुआ था, यहां तक कि जो अध्यापक थे वो भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि कई बच्चों की कोरोना से मौत तक हो चुकी थी। काफी लोगों में डर था। क्या वो डर अभी भी देखने को मिल रहा है और क्या इस तरह की चुनौतियों से शिक्षा विभाग तैयार नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उनका यही कहना था कि तैयारियां उनकी तरफ से पूरी की जा चुकी हैं और इस पर सोशल डिस्टेंसिंग 20 बच्चों की ही जो लिमिट है वो रहेगी प्रत्येक क्लास में। वहीं उन्होंने कहा कि अब जो हरियाणा में कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो गया, क्योंकि जो अब जो मरीज है वो ठीक ज्यादा हो रहे हैं और आ कम रहे हैं। तो इसको देखते हुए इस तरह का फैसला लिया। और जो उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह की कोई जैसे पूर्व में दिक्कत आई कि बच्चे संक्रमित हो गए, तो अगर ऐसा होता है तो फिर जैसे स्कूल बंद कर दिए गए थे, एक अवकाश घोषित कर दिया गया था, उस तरह की अगर परिस्थिति फिर एक बार पैदा होती है तो उसमें भी दोबारा से ये फैसला लिया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू स्कूल रहेंगे, वो हालात और मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो फैसला है वो सरकार लेगी। जी अभिषेक, साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी संक्रमण के क्योंकि मामले आ रहे हैं और ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात चल रही है, तो जो परिजन हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? या फिर हम छात्रों की बात करें, क्या वो स्कूल खोलने को लेकर उत्साहित हैं या उनके मन में किसी तरह का कोई डर है? 6वीं से जो 9वीं तक के अगर बच्चों की बात करें या 1ली से जो 5वीं तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात करें, एक लंबा अरसा हो गया वो स्कूल से दूर है। तो स्वाभाविक है बच्चा का जो मन है वो चंचल होता है। स्कूल जाने को लेकर कई बच्चे उत्साहित भी हो सकते हैं और कई निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद जब स्कूल जाना पड़ता है तो बच्चों को अलग सी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। जो वहीं अभिभावकों की बात करें तो बच्चों का भविष्य को देखते हुए और टूटती पढ़ाई व्यवस्था को देखते हुए जरूर अभिभावकों का ये कहना है कि वो स्कूल भेजेंगे, क्योंकि अब जो कोरोना की जो दर है प्रदेश में वो घट रही है और बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहेंगे। अभिषेक, साथ में जो अभी क्लासेस चल रही हैं 9वीं से अगर 12वीं तक की हम बात करें, वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या जो तमाम निर्देश सरकार के द्वारा है उनका पालना वहां पर की जा रही है? और साथ में ये कि क्या अभी भी क्या उन बच्चों में कोई संक्रमण की कोई जानकारी मिली हो? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की अभी हमारे को कोई जानकारी नहीं मिली कि अब संक्रमण स्कूलों में सामने आया हो भारी संख्या में और तादाद में, इक्का दुक्का कोई आया हो तो उसका इस तरह की जो जानकारी स्वाभाविक है कि नहीं हाईलाइट होती, क्योंकि जब ज्यादा संख्या में संक्रमण बच्चे चपेट में आते संक्रमित होते हैं तो उसकी जानकारी जरूर सामने आती है। लेकिन अब ये है कि जो जिंदगी है कोरोना से लड़ती हुई अब पूर्ण रूप से पूरे
पूरे व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। तो अब स्कूलों को भी स्वाभाविक खोलने का जो सरकार का फैसला अब लिया है कि बच्चों की ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो, और अगर इस तरह की कोई भी अगर संक्रमण का खतरा लगेगा तो जरूर सरकार अपने फैसले को वापस लेने पर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पर लेकर विचार भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति वहां पर है और क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि मुंबई की कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसने खुद को वकील बताकर हाई प्रोफाइल रघुलीला मॉल में लीगल एडवाइजर बनकर 2015 में ज्वाइन किया था। महज 6 महीने में मॉल के अंदर खुद की दुकान बना ली। आरोप है कि मॉल में जितने दुकानदार थे, लोगों का कंप्लेन करके उन्हें काफी परेशान किया गया, उन्हें हरासमेंट किया गया। शेख जाहिद रघुलीला मॉल कमेटी के सेक्रेटरी हैं। उनका आरोप है कि बिंदु लालचंद तिवारी एसोसिएट कंपनी के माध्यम से लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी 2015 में रघुलीला मॉल कमेटी में लीगल एडवाइजर के पद पर ज्वाइन हुए थे और अपनी पत्नी बिंदु और भतीजे के साथ मिलकर कई लाख रुपए की हेराफेरी की है। सोसाइटी के लोगों ने जब रजिस्टर ऑफिस ने जानकारी हासिल की तो सारे मामले का खुलासा हुआ। सेक्रेटरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बार काउंसलिंग की रिपोर्ट में लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी और बिंदु लालचंद तिवारी फर्जी लॉयर साबित हुए, जिसके बाद रघुलीला मॉल के कमेटी को दाल में कुछ काला नजर आया। जिसके बाद उन्होंने गहन छानबीन की तो पता चला कि बिंदु तिवारी एसोसिएट ज्यादातर पेमेंट लालचंद तिवारी या फिर भतीजे लवलेश तिवारी के अकाउंट में लेता था। सोसाइटी ने जब जनरल बॉडी के साथ मिलकर ऑडिटर से जब जानकारी निकाली तो पता चला कि एडवाइजर का पेमेंट दूसरे नंबर पर जा रहा था। आपको बता दें कि जनरल बॉडी ने इस मामले में गंभीरता लेकर कांदिवली पुलिस थाने में 2019 में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दो 2015-16 में इन्होंने हमसे पहली वाली कमेटी को बिंदु तिवारी एंड एसोसिएट लीगल एडवाइज़र बोल के इन्होंने कमेटी में दाखिल किया और एज एन एडवाइज़र बिंदु तिवारी की जगह में मिस्टर लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी जो कि एसआई बन के बिंदु तिवारी के आके लीगल का काम देखने लगे और वहीं पर से सब कुछ ये चालू हुआ। जब हम कमेटी में आए 2018 में तो हमने ऑडिट रिपोर्ट एक फाइनल होती है जो कमेटी के द्वारा की जाती है, जो रजिस्ट्रार ने किया। उस ऑडिट में काफ़ी सारे पैसे के लेन देन के वो चीज़ें निकली। ऑडिटर ने ऑडिट किया और ये बताया कि बिंदु तिवारी एसोसिएट को अपॉइंट किया गया था लीगल एडवाइज़र बोल के, तो पेमेंट लालचंद बद्री प्रसाद तिवारी को क्यों दिया गया। और आज उसके बाद हमारी सोसाइटी बनी। हम आज से 2 साल पहले आए तो हम लोग ने एक पुलिस चौकी में हम लोग ने उसके पे एफआईआर करवाई थी चीटिंग की, जिस पे उस पर आज नतीजा निकला है और उस पर आज एफआईआर हुई है। तो मैं कांदिवली नहीं पूरे अपने बॉम्बे के पुलिस को यही कहूँगा कि प्लीज़ इस पे हमको न्याय दिलाए और हमारा ये जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और उसको गिरफ़्तार करे। गिरफ़्तार करने के बाद इसको बेल भी ना मिले उस तरह से करे, क्योंकि ऐसे लोग जो आज हमारी सोसाइटी में किया है वैसे कई सोसाइटियों में उसने फ्रॉड किया होगा और उसका ये हौसला बढ़ते। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, किस तरीके से यहाँ पर फर्जी वकील का ये खुलासा हुआ है, एक बार विस्तार से बताएं। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कांदिवली पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी बाला साहब सोलंकी से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि रघुलीला मॉल के कमेटी की तरफ से एक शिकायत दर्ज की गई थी और उस पर हम लोगों ने जांच की, जिसके बाद धारा 419, 420 पब्लिक 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। वहीं रघुलीला मॉल के लोगों का माने तो उनका आरोप है कि उन्हें विश्वास में लेकर उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करे और पूछताछ करे। जी बिल्कुल, करोड़ों की धांधली का आरोप भी लगाया गया है। अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों करोड़ों जो दूसरे खाते में डाले जाते थे और साथ में फर्जीवाड़े की बातें कही गई हैं। क्या कुछ वो फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने कहा, क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी? देखिए, शिकायतकर्ता का जो कहना है और एफआईआर में जो मेंशन है उसमें कहा गया है कि जो पैसे इसमें लिए गए हैं वो गलत तरीके से पैसे लिए गए हैं, दूसरे अकाउंट में पैसे लिए गए हैं। बंद न होते हुए भी
पद का जो है उन्होंने दुरुपयोग किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मॉल के कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्हें काफी हरासमेंट किया गया है। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर एएनबी न्यूज के जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग की और उसमें जिन तिवारी परिवार के ऊपर आरोप लगा है उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने पहले आनाकानी की, लेकिन उसके बाद जब उन्हें एफआईआर की सच्चाई पता चली उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। लेकिन रंगीला मॉल के लोगों का माने तो उनके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मुंबई पुलिस इस मामले में गंभीरता लेकर तत्काल पूरे मामले की जांच करे। लेकिन साथ में अगर हम पुलिस की बात करें, क्योंकि शिकायत 2019 में भी दर्ज की गई थी, उसको लेकर क्या पुलिस ने कहा है? क्या पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है? आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, हमने बात किया इस मामले में जो कांदिवली के सीनियर है बाबा साहब सोलंकी, उन्होंने कहा कि हाँ इस तरीके का एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, बहुत जल्द ही इस मामले की जो इनिशिएट पे पहुंचेंगे और पूछताछ करेंगे, आरोपी को जरूरत पड़ी तो ताबड़तोड़ उन्हें गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि कितनी बड़ी आरोप लगाए गए हैं तो आखिर इतना साल कैसे लगा इस पूरे मामले को सुलझाने में? सवाल ये उठता है कि किस तरीके की धोखाधड़ी हुई थी, क्या पुलिस पूरे मामले 2015 से लेकर के 2019 तक की पूरी कहानी, पूरे रिकॉर्ड को खंगालेगी? जितनी घटनाएं हुई हैं, जितनी धोखाधड़ियां हुई हैं, क्या उस पर नजर डालेंगी? उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। मोहित मुरारी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, धोखाधड़ी की बातें कही गई, लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि 2015 में वो ज्वाइन करते हैं और साथ में फिर 6 महीने बाद ही दुकान खोल लेते हैं और उसके बाद से ही जो तमाम दुकानदार हैं उनको डराकर, उनको हरासमेंट करके उनसे वसूली भी की जाती है, उनको डराया भी जाता है और उसके बाद ये पूरी धोखाधड़ी की जाती है। इतने दिनों तक आखिरकार ये मामला दबा कैसे रहा? क्या इस पूरे मामले में कोई और भी शामिल है? ऐसी कोई जानकारी सेक्रेटरी के द्वारा दी गई हो? देखिए, सेक्रेटरी का साफ तौर पर कहना है कि हमने इस मामले में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोविड की वजह से कई महीनों तक कामकाज काफी ठप था और अब हम जब पुलिस स्टेशन में दबाव बनाए वो तमाम सबूत और दस्तावेज, चाहे वो बार काउंसलिंग की रिपोर्ट हो या फिर सोसाइटी का या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से जो कुछ दस्तावेज इन्हें मिले थे सेक्रेटरी को, इन्होंने जो कुछ दस्तावेज दिया था उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि हमने जब इस पूरे मामले में आरोपी से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, आखिर इतना लेट इस तरीके का मामला क्यों दर्ज किया गया। और एक बात मोहित और कहना चाहूंगा कि आरोपी ने साफ तौर पर कांदिवली पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है, लेकिन जिस तरीके से रंगीला मॉल के पूरे सदस्य एक साथ होते हैं, जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग गहन बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं, सारे लोग एक साथ हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। पुलिस को इस मामले में बारीकी से पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और न्याय देना चाहिए। जी मोहित। अरे एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जो शिकायत पुलिस को दी गई है उसमें क्या आरोपी की पत्नी और भतीजे का नाम भी शामिल है या फिर सिर्फ आरोपी के खिलाफ ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है? क्या कुछ इसको लेकर पुलिसकर्मियों के द्वारा जानकारी दी गई है? देखिए मोहित, इसमें जो जानकारी मिली है उसमें एक जो आरोपी है और उस आरोपी ने जो कंपनी बनाई थी उस कंपनी के खिलाफ, मतलब 2 लोगों के खिलाफ ये मामला 419/420/34 के तहत ये मामला दर्ज है। इसमें बहुत जल्द भी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं ये आरोप सही है, क्या इनके दस्तावेज सही है, क्या बाल काउंसलिंग की रिपोर्ट सही है, सोसाइटी ने जो सारे लोगों ने एक सहमति पत्र सिग्नेचर करके जो दिया हुआ है, क्या ये सारी चीजें सच है? इन पहलुओं को पुलिस बहुत ही बारीकी से खंगाल रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का रंगीला मॉल किसी नाम का मोहताज नहीं है, काफी पुराना और प्रचलित है और उसमें इतने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की बात कही जा रही है, तो पुलिस के लिए भी काफी चुनौती है क्योंकि मामला काफी संगीन है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का यह विरोध इंद्रावती नदी में पुल निर्माण को रुकवाने के लिए किया गया। साथ में लोगों की मांग है कि सड़क निर्माण कार्य बंद किया जाए, स्कूल आंगनबाड़ी खोली जाए और फर्जी गिरफ्तारी के साथ फर्जी एनकाउंटर बंद किए जाएं। इस दौरान 1 घंटे से ज्यादा देर तक चक्का जाम रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। विरोध के दौरान 5 दर्जन से ज्यादा वाहन और दर्जनों राहगीर राजमार्ग में फंसे रहे, जिस पर मोबाइल फोन के जरिए क्षेत्र के विधायक विक्रम शाह मंडावी ने लोगों को आश्वासन भी दिया। मगर लोगों में रोष इतना ज्यादा था कि 10,000 से ज्यादा की संख्या में आदिवासी भीड़ मगड़ पहुंचे और ग्रामीण पारंपरिक हथियारों से लैस होकर जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि इस विशाल विरोध प्रदर्शन के लिए बैल, ताकीलोड, धर्मा, मार्कापाल, बांगोली और सतवा समेत नारायणपुर जिले के आदिवासी शामिल हुए। तो एसडी राज हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में। एसडी राज, वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्यों आखिरकार 10,000 से ज्यादा की संख्या में आदिवासियों को विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा? एक बार विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बस्तर तो नक्सल घोर नक्सल क्षेत्र में जाना जाता है जैसे कि, और जो कि यहाँ बीजापुर और नारायणपुर एक छोर है, और बीजापुर और नारायणपुर भी एक नक्सल गतिविधियों में आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं लगे रहती है। वहाँ पे एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। पुलिया का निर्माण को इसलिए वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि उनका कहना यह है कि वहाँ पे पहले स्कूल बनाया जाए, आंगनबाड़ी बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, उसके बाद पुलिया का निर्माण किया जाए। अन्यथा इस विषय को लेकर वहाँ पे 10,000 से अधिक पब्लिक वहाँ पे रोड में आके खड़ा हो गए और कम से कम 5 घंटे के आसपास रोड जाम लग गया था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि 5 घंटे का जाम लगने पे वहाँ के जो विधायक हैं बीजापुर के विक्रम मंडावी जी, उन्होंने फोन के द्वारा संपर्क साधा और उनको समझाने की कोशिश भी की। उसके बावजूद भी पब्लिक जो है इतने आक्रोश में थे कि नहीं समझने के लिए तैयार नहीं थे, और नहीं समझने के कारण जब कुछ समझ में नहीं आया तो 5 घंटे तक जाम था। उसके बाद पुलिस फोर्स ने अपना बल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग कर रास्ता खाली करवाया। उसके बाद कहीं जाकर रास्ता वहां से आवागमन चालू हुई। जी एसडी राज, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि अगर आंगनवाड़ियों की मांग की जा रही है, स्कूल खोलने की मांग की जा रही है, क्या वजह है कि अब तक वहां स्कूल नहीं खुले हैं या स्कूल बने हुए हैं वो कोरोना काल की वजह से बंद थे? क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे दुर्लभ जगह है जहाँ पे वहाँ पे बड़ी गाड़ी 4 चक्का या 2 चक्का जाने की भी रास्ता नहीं है। पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग होने के कारण वहाँ पे जाना भी मुमकिन नहीं है, तो आला अधिकारी, बड़े अधिकारी जा भी नहीं पाते हैं और बहुत दुर्गम वो जगह है और नक्सली गतिविधियों के आए दिन घटनाएं होते रहती है। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूर है कि नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर हो सकता है ग्रामीणों जैसे अंदर रहते हैं तो ग्रामीणों को मजबूरन उनके कहने पे आना पड़े, क्योंकि जिस तरह से कल 10,000 की पब्लिक वहाँ पे रोड में दिख रहे थे तो वो अपने जो हथियार रखते हैं गांव में, जो रखते हैं टंगिया कुल्हाड़ी, ये सब वो सब लेके रोड में उतर गए थे और उतर के सभी लोग जिस तरीके से वहाँ पे हल्ला मचा रहे थे, इससे तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं अंदरूनी क्षेत्रों से नक्सलियों ने भी फोर्स किया, क्योंकि इनका एक मांग भी था कि जो उन्होंने सामने रखा था। उनका मांग ये था कि जो फर्जी नक्सली कहकर जिनको अंदर किया गया है, नक्सलियों कहकर जेल में रखा गया है, उनको छोड़ा जाए, ये भी इन्होंने एक मांग रखा हुआ था। तो इससे ये कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि नक्सलियों हो सकता है कि अंदरूनी क्षेत्रों के जो पब्लिक है उनको डरा धमका के ऐसा रैली निकालने के लिए मजबूर भी किया गया। जी साथ में ये भी बात कही गई कि न सिर्फ फर्जी गिरफ्तारियां बल्कि फर्जी एनकाउंटर के भी सवाल खड़े किए गए। आखिरकार किस तरीके से आदिवासियों ने अपनी बात कही? क्या कुछ उन्होंने फर्जी एनकाउंटर को लेकर या फर्जी गिरफ्तारियों पर अपनी बात कही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आए दिन ये घटनाएं होते रहती है, तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है वो पुलिस विभाग और नक्सलियों के बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसी रहती है और इनकी बात को भी सुनना पड़ता है और नक्सलियों की बात को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। इनकी मजबूरी हो जाती है कि दोनों जगह की बातों को मानना, और इसी चक्कर में इन जो ग्रामीण है, अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है, परेशान होकर करने के लिए कोई ना कोई घटना का अंजाम देने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। जिस तरीके से आप कल वीडियो देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं, इससे आपको दिख रहा है कि पूरे ग्रामीण जिस तरह से टंगिया कुल्हाड़ी ये सब लेकर रोड में निकले हैं और पूरे ये उन राशन के साथ निकले, राशन पानी, कुछ लोगों ने तो लकड़ी उकड़ी भी लेके निकला था, रोड में ही खाना बना के खा रहे थे। जी
अब बिल्कुल, लेकिन साथ में एसडी राज, क्या इन तमाम लोगों से मिलने के बाद जो वहां के आला अधिकारी हैं उन्होंने किसी तरह की कोई बात कही हो, चाहे पुल के निर्माण को रुकवाने की बात हो, स्कूल आंगनवाड़ी खोलने की बात हो, या फिर फर्जी एनकाउंटर और जो फर्जी गिरफ्तारियों के आरोप हैं, क्या उनको लेकर आला अधिकारी कुछ कहते नजर आए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि आला अधिकारियों ने उनको समझाइश दिया, समझाइश देने के बाद उनको वापस भेजा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फर्जी एनकाउंटर और फर्जी गिरफ्तारियां तो ये तो नहीं होती है। जो गिरफ्तारी और जो एनकाउंटर होती है वो हालांकि जो सत्यता है वही होती है। इसके बावजूद भी नक्सलियों ने फोर्स कर हो सकता है ग्रामीणों को वहां पे मिलाया हो, भेजा हो और ऐसा धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया हो, तब जाके ग्रामीणों आक्रोश में आकर उनको जाने में मजबूर होना पड़ा। जी, लेकिन एसडी राज, क्या वहां के विधायक की अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने फोन पे आश्वासन देने की भी कोशिश की, उनसे आपकी क्या कोई बातचीत हुई हो? क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा? क्योंकि 10,000 से ज्यादा की संख्या में अगर इकट्ठा हुए तो यकीनन काफी रोष में वहां पर आदिवासी नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा विक्रम मंडावी जी, जो वहाँ के विधायक हैं बीजापुर के, उनसे बात हुई, हमारी भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर होने के कारण फोन के द्वारा मेरी बात हुई है। बात होने पे मैंने उनको समझाइश दी है। ग्रामीणों को समझाइश देने से ग्रामीणों ने समझने की आश्वासन दिया है और उसके कुछ देर बाद भी नहीं समझते हैं तो तब जाके पुलिस बल का उपयोग किया गया और रास्ता खोलने का प्रलोभन दिया गया आला अधिकारी द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसडी राज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एसडी राज हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 10,000 की संख्या में जो आदिवासी हैं वो सड़कों पर निकलते हैं और जाकर अपनी मांगों को रखते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो पुल का जो निर्माण है उसे रोका जाए, स्कूल खोले जाएं, आंगनबाड़ी खोली जाए और साथ में फर्जी एनकाउंटर और गिरफ्तारियों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। हालांकि उनको आश्वासन दिया गया अधिकारियों के द्वारा, क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखना दिलचस्प होगा। राजधानी लाइव में अभी के लिए इतना ही। देखती रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।